हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस स्टाफ नर्स और साथ ही साथ जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पीईटी का एग्जाम होने वाला है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस में तो सिलेबस का पार्ट ही दिया हुआ है, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी में तो ये आते ही आते हैं क्वेश्चन हिंदी के इंपॉर्टेंट। तो देर ना करते हुए फ्रेंड आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे क्योंकि मेरे चैनल पे जो है ये जो केजीएमयू जो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही साथ जो यूपी पीसीएस का जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसीलिए इसमें जो नर्सिंग का जो सिलेबस है, वो नर्सिंग का जो पार्ट है उसकी वीडियो डाली जा रही हैं। तो आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जीएस की जो वीडियो भी डाली जा रही हैं और हिंदी की वीडियो डाली जा रही हैं, तो आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन वीडियो को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हिंदी में जो पहला क्वेश्चन है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है। तो यहाँ वन वर्ड पूछा गया कि जो वाक्यांश पूछा गया कि पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है इसके लिए एक शब्द क्या है। तो इसको जो कहा जाता है इसको आदित्य कहा जाता है। तो इसका जो सेकंड करेक्ट हो जाएगा, इसको जो कहा जाता है आदित्य इसको कहा जाता है। तो और देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो है आदित्य, इसका उत्तर है समतल पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो है आदित्य, इसका जो है सार्थक शब्द है। साथ ही साथ इसमें अन्य देखते हैं, ये शब्द दिए हैं, यहाँ पे वाक्यांश दिया है किसके लिए क्या कहा जाता है। तो पठार जो है, पठार उसको कहा जाता है जो दूर तक फैली हुई चौरस और ऊंची ज़मीन जो होती है, तो इसको जो है पठार कहा जाता है। और यहाँ जो पहाड़ है, पहाड़ उसको कहा जाता है वह भूमि का ऊंचे भूमि जो बहुत ऊबड़ खाबड़ हो और प्रायः जो पथरीली प्रकृति की होती है, इसको जो कहा जाता है पहाड़ कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो उपात्यिका जो है, उपात्यिका जो कहा जाता है ये जो पर्वत की निचली समतल भूमि होती है, जैसे दो पर्वत हैं, जो दो पर्वत जो उनके बीच की जो निचली समतल भूमि होती है, तो इसको जो कहा जाता है इसको उपात्यिका कहा जाता है। साथ ही साथ जो यहाँ वाक्यांश है, वाक्यांश जो होते हैं भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसे जो है वाक्यांश कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो भवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, देह जो है ये भवन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मंदिर, धाम और घर जो है ये भवन के पर्यायवाची हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो भवन के और पर्यायवाची देखते हैं, जो भवन के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो भवन का पर्यायवाची जो है घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, मंदिर, धाम, ये सब जो है भवन के पर्यायवाची हैं। और यहाँ जो देह था, देह का जो पर्यायवाची है इसका काया, तन, शरीर, वपु, गात आदि जो हैं ये देह के पर्यायवाची हैं। और देखते हैं यहाँ पे और सब दिए हुए हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो अतिथि के बारे में दिया हुआ, तो अतिथि का जो पर्यायवाची है मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और पहुना जो है ये अतिथि के पर्यायवाची हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे अलंकार है, अलंकार का जो पर्यायवाची है आभूषण, क्योंकि अलंकार का होता है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, तो ये इसका जो पर्यायवाची आभूषण होगा, भूषण होगा, विभूषण होगा, गहना और जेवर जो है ये अलंकार के जो पर्यायवाची हैं। साथ ही साथ में जो अश्व है, अश्व का जो होता है हय होता है, तुरंग होता है, वज्र होता है, घोड़ा और घोटक, ये जो है अश्व या घोड़े के जो पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पे अरण दिया हुआ, अरण का जो पर्यायवाची होता है जंगल, वन, कानन, अटवी और कांतर जो होते हैं ये अरण्य के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे जो और देखते हैं, जो ये जो अंतरिक्ष दिया हुआ, अंतरिक्ष का जो पर्यायवाची होता है खगोल, नभमंडल, गगनमंडल और आकाशमंडल जो है ये अंतरिक्ष के पर्यायवाची होते हैं। और जो अम्बुज दिया हुआ, अम्बुज जो है इसका जो पर्यायवाची है कमल, पंकज, नीरज, वारिज और जो जलज है ये जो है अम्बुज के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो सारे शब्द दिए हों इनको एक बार बोल के या उनको एक सेंटेंस में यूज करके देख लो। जैसे परिषद बनाई गई, तो परिषद जो है बनाई जाती है, तो बनाई जाती है मतलब ये स्त्रीलिंग का जो बोध करा रही है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जो परिषद है ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सियार गया, सहारा मिला या सूची पत्र निकालो, तो ये देखो इनसे जो है जो पुल्लिंग का बोध हो रहा है। तो ये बाकी जो तीनों है ये पुल्लिंग है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जो परिषद है ये स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित वाक्य के लिए किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। तो यहाँ जो ये शब्द दिया हुआ है, ये जो वाक्य दिया हुआ है इस वाक्य में कहीं वर्तनी संबंधी त्रुटि है, इसको छांटना है। जैसे जो वाक्य दिया हुआ है, आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है, तो इसमें मतलब कौन से पार्ट में त्रुटि है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो त्रुटि है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ये जो हस्तशिल्प प्रदर्शनी है इसमें त्रुटि है। तो देखते हैं इसमें क्या त्रुटि है।
तो यहाँ पे जो ये हस्तशिल्प प्रदर्शनी है या इस भाग में त्रुटि है, तो यहाँ पे जो करेक्ट जो इसका सेंटेंस होगा, इसका करेक्ट सेंटेंस ये होगा, सही वर्तनी जो होगी इसकी हस्तशिल्प प्रदर्शनी जो है, प्रदर्शनी इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि इस तरीके से। तो इसका जो ये सही वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो वाक्य जो होते हैं, वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वर्तनी संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं, जिनसे वाक्य संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये सारी इस प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं वाक्यों में। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ संज्ञा संबंधी वाक्य अशुद्ध, तो यहाँ पे जो संज्ञा संबंधी अशुद्ध है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो अशुद्ध वाक्य जो लिखा हुआ है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो यहाँ पे जो है संज्ञा संबंधी त्रुटि है, तो इसका जो करेक्ट वाक्य हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ये जो है इसका करेक्ट जो है। बाकी जो ये ऊपर का जो सेंटेंस है ये गलत है, क्योंकि रविवार जो होता है दिन होता है, तो यहाँ पे दिन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, कि रविवार एक दिन ही होता है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। बाकी आगे जो है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे अशुद्ध वाक्य लिखा है, सविता ने जोर से हंस दिया, तो सविता ने जोर से हंस दिया, तो ये अशुद्ध है। इसका जो करेक्ट हो जाएगा, सविता जोर से हंस दी, क्योंकि सविता जो है ये स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य जो दिया हुआ है, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, तो यहाँ पे जो है वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, तो यहाँ पे आंसू जो है ये वचन संबंधी अशुद्धियाँ, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, मेरे आंसुओं से है रुमाल भीग गया। आगे जो है कारक संबंधी अशुद्धियाँ, जो कारक संबंधी अशुद्धियाँ जो है, तो यहाँ पे जो वाक्य दिया हुआ है, सबसे नमस्ते, तो यहाँ सबसे नमस्ते क्या, इसका जो करेक्ट हो जाएगा, सबको नमस्ते। ये जो है कारक संबंधी अशुद्धियों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें जो अलंकार है, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाए। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ पर किसी शब्द में जो किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो यहाँ पे जो माँ की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो यहाँ जो माँ वर्ण की जो आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जहाँ पे माँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पे जो उपमा है, सॉरी, जो यहाँ पे उपमा है, इसमें इस वाक्य में है, किसी की उपमा किसी से दी जाती है, किसी तुलना की जाती है, तो उसमें वहाँ पे है उपमा अलंकार होता है। और यहाँ जो यमक अलंकार में जो है एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, जो पावे बौरा जो खावे बौरा है, तो यहाँ उसमें जो है यमक अलंकार होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा, तो ये जो है इसमें यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, इसमें एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया गया है। तो जैसे यहाँ पे जो मामा था, इसका बार बार प्रयोग किया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखते हैं जो उपमा अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किसी दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि से समानता दिखाई जाए, तो दो भिन्न वस्तुओं के तुलना की जाए, तब वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ जो है मुख की जो तुलना की गई चंद्रमा के से की गई है। आगे देखते हैं। बाकी जो यहाँ श्लेष्म अलंकार है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है, तो देखते हैं। जो श्लेष्म अलंकार होता है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाए लेकिन उसमें अर्थ कई निकलते हैं, तो उसे श्लेष्म अलंकार कहा जाता है। इसका एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी इसका एग्जांपल ही बहुत आता है कि ये एग्जांपल दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका एग्जांपल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो इसमें जो है श्लेष्म अलंकार है। आगे देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था कि जो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए ना नर या पावे बौराए, तो यहाँ पे जो है यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कनक शब्द है, इसकी आवृत्ति बार बार हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गिरीश के लिए संधि विच्छेद चुनिए। तो गिरीश के लिए जो संधि विच्छेद है, इसका करेक्ट ऑप्शन इसका जो है, इसका जो सेकंड करेक्ट जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो ये गिरिधन ईश जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो गिरीश में जो संधि है, ये दीर्घ संधि इसमें है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई हो आप लोगों ने संधियों के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि संधियाँ काफ़ी आती हैं, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो संधियों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी यहाँ पे जो संधि के जो प्रकार होते हैं, संधि जो है 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो जो गिरीश था, गिरीश में जो है दीर्घ संधि था, और दीर्घ संधि जो है ये स्वर संधि का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का अर्थ है। तो छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है हराना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। छक्के छुड़ाना मतलब हराना किसी को।
तो यहाँ पे मुहावरे के बारे में देखते हैं। मुहावरा ऐसा वाक्य होता है जो वाक्य की रचना करने पर अपना एक अलग अर्थ प्रकट करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। इनका प्रयोग करने से भाषा आकर्षक और प्रभावपूर्ण तथा रोचक बन जाती है, मुहावरा का प्रयोग करने से। तो जैसे यहाँ पे जो छक्के छुड़ाना था, इस मुहावरे का अर्थ जो था हराना। तो इसका एग्जाम्पल जिसका वाक्य प्रयोग ऐसे होगा कि शिवाजी ने जो आक्रमण करके मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ अन्य एग्जाम्पल जो अन्य मुहावरे हैं इसके बारे में दिया हुआ, तो इनके बारे में भी देखते हैं। जैसे दीवारों के कान होना। तो दीवारों के कान होने का मतलब होता है किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा है। तो ये इसका जो मुहावरा होगा, दीवारों के कान होना। आगे देखते हैं इसका जो वाक्य प्रयोग किया गया है, दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो, ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। दूसरा जो है ठगा सा रह जाना। तो ठगा सा रह जाने का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना। इसके लिए वाक्य देखते हैं। ठेकेदार मेरे सामने रिश्वत देकर अपना कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने चला गया था और मैं ठगा सा रह गया। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है अंग अंग मुस्काना। इसका जो मतलब होता है अति प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं इसका। विवाह की बात पक्की होने की खबर को सुनते ही करीना का अंग अंग मुस्काने लगा। तो यहाँ पे इसका वाक्य प्रयोग जो है ये काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ इसका वाक्य प्रयोग आगे देखते हैं। दिल बाग बाग होना। दिल बाग बाग होने का मतलब है बहुत अधिक खुश होना। तो इसके बारे में भी देखते हैं वाक्य प्रयोग। वर्ष बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आगे जो है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। अपने माता पिता से दूर शहर में आवारागर्दी करके वह अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहा है। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा जो है ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद रखूं। आगे इसके बारे में और देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो हरिवंश राय बच्चन की जो बहुप्रसिद्ध आत्मकथा है। तो ये जो हरिवंश राय बच्चन की जो है ये आत्मकथा थी और इसको जो प्रकाशित किया गया इसका जो पहला खंड 1969 में इसको प्रकाशित किया गया था, इसका पहला खंड। तो जो यह है यह 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इसके लिए बच्चन जी को भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है। तो हिंदी प्रकाशनों में जो है ये हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका एक उच्च स्थान है। तो और देखते हैं इनकी रचनाएं और कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी इसके बारे में देखते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो प्रमुख रचनाएं थी, तो ये रचनाएं थी तेरा हार, ये रचना थी। मधुशाला थी, मधुबाला भी इनकी रचना थी। तो मधुबाला जो इनकी 2 रचनाएं थी। साथ ही साथ मधुकलश भी इनकी रचना थी। आत्मपरिचय ये भी इनकी रचना थी। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल आदि ये जो हैं ये इनकी रचनाएं थी। जो और इनकी जो आत्मकथा जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये भी थी। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। बाकी नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये जो है इनकी आत्मकथा के जो पार्ट हैं। तो ये इनकी आत्मकथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा शब्द एक वचन में है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द एक वचन में है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताइए। तो यहाँ जो एक वचन में है ये बारिश शब्द है, ये एक वचन का शब्द है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। बाकी जो डिबिया है ये भी बहुवचन है, दर्शक गण है ये भी बहुवचन है, और वृद्धजन है ये भी बहुवचन का बोध कराते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो वचन के बारे में देखते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचन होता है। संख्यावाचन को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या होने का पता चले तो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो वचन के जो भेद होते हैं 2 होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। ये हिंदी में 2 ही होते हैं वचन, एक वचन या बहुवचन। तो एक वचन में देखते हैं। जिस पद या वस्तु के नाम के वचन से हमें उसके एक संख्या होने का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है राम, गाय आदि जो हैं ये एक वचन है। बाकी बहुवचन में देखते हैं बहुवचन के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो बहुवचन में जिस पद या वस्तु के नाम के वाचन से जब हमें उसके एक से अधिक संख्या में होने का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे रुपए, लड़के आदि ये जो हैं बहुवचन होते हैं। तो इससे हमें बहुवचन का बोध होता है कि ये एक से अधिक है। तो आगे देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो आगे जो शब्द क्वेश्चन है, आज्ञा का विलोम शब्द क्या है। तो आज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा। तो आज्ञा का विलोम शब्द जो होगा इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आज्ञा का अवज्ञा जो है विलोम होगा। तो आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या दिया हुआ है।
तो जो विलोम शब्द होते हैं, विलोम शब्द का मतलब होता है इनका विपरीत या उल्टा। तो आज्ञा का विलोम जो होगा अवज्ञा होगा, और आज्ञा का अर्थ होता है आदेश देना, और अवज्ञा का मतलब होता है, अर्थ होता है अनादर करना। और यहाँ पे अन जो दिया हुआ जैसे जैसे निषेध, निषेध का जो निषेध शब्द का जो विलोम होगा विधि, इसका निषेध का जो होगा विधि होगा। बाकी और देखते हैं, जैसे यहाँ पे जो विलोम विपरीतार्थक शब्द जो दिए हुए हैं इनके बारे में देखते हैं। तो अर्थ इनका क्या होता है विलोम का? विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे रात का जो विलोम हो जाएगा दिन हो जाएगा, धरती का जो है आकाश विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन सा है? ये दाढ़ी जो है तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों की त्यों यूज कर लिए जाते हैं, जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों यूज कर लिए जाते हैं, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दाढ़ी, बाकी जो ये नग्न, दक्षिण और दृक्षा जो है ये सब तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नहीं, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है दाढ़ी जो है ये तद्भव शब्द है। तो इसके बारे में देखते हैं। अन्य विकल्प जो है, अन्य सारे जो मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि बाकी सब जो है तत्सम है। दाढ़ी का जो तत्सम होगा ये होगा दृष्टिका, दृष्टिका जो है दाढ़ी का तत्सम होगा। और देखते हैं जो यहाँ पे जो नग्न है, नग्न जो है जो था तत्सम शब्द था, इसका तद्भव जो होगा होता है नंगा। नग्न का जो तद्भव होता है नंगा होता है। साथ ही जो दक्षिण शब्द था इसका जो तद्भव होता है दाहिना, इसका जो होता है तद्भव होता है। और यहाँ पे जो दृक्षा था, दृक्षा का जो तत्सम दृक्षा जो है तत्सम शब्द था, और इसका जो तद्भव होगा दाख, इसका जो है तद्भव होगा। आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया गया है। तो ये जो है तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आम्र, उष्ट, ऐश्वर्य, खष्टी, ये सारे जो हैं तत्सम शब्द हैं। और जो तद्भव शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया है, तो इन्हें जो है तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, खीर, छत, ये सब जो है तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया, वाक्य में संज्ञा बताइए। तो यहाँ पे जो क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो यहाँ जो संज्ञा शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं। जैसे जो भाववाचक संज्ञा जो होती है, जैसे बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है जैसे तेल, जातिवाचक जो होती है नदी, ये जो है जातवाचक संज्ञा है। जो समूहवाचक संज्ञा होती है जिससे समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे वही सारा कुछ दिया हुआ है कि संज्ञा की परिभाषा, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे देख ही लेते हैं इनके बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, गंगा, पटना, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञाएँ कौन सी होती हैं? जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है या पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे नदी, पर्वत, लड़का, ये जो है जातिवाचक संज्ञाएँ हैं। आगे देख। तो जो आगे जो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिसे कोई वस्तु बनी होती है, तो उसे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जैसे कि सोना, चांदी, इसको जो है पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो ये जो है सोना, चांदी, पानी, इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। और समूहवाचक जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति व वाचन ना होकर पूरे समूह का बोध होता है, मतलब ये जो है पूरे समूह को डिफाइन करती हैं। तो इसे जो कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वर्ग, टीम, सभा, ये जो है समूहवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं जो वो होती हैं जो संज्ञा किसी भाव या गुण, दशा आदि का बोध कराती हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, ये जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो भारत दुर्दशा जो रचित है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा रचित जो है उपन्यास है। तो ये भारत दुर्दशा जो लिखा है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो इसके बारे में और देखते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो और देखते हैं। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा जो है 1875 में रचित एक हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंद्र ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तात्कालिक स्थिति का वर्णन किया था। जो भारत दुर्दशा है इसमें जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने तत्कालिक जो है कंडीशन जो भारत की थी 1875 के टाइम पे, उस टाइम का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। आगे देखते हैं अन्य रचनाएँ और उनके लेखक देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे जो है वृंदावन लाल शर्मा की जो रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, प्रेम की भेंट, उदय किरण, सोती आग, लगन, आहत आदि, ये जो इनकी रचनाएं हैं वृंदावन लाल शर्मा की। साथ ही साथ यहाँ पे जो देवकीनंदन खत्री, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। जैसे जो चंद्रकांता, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि चंद्रकांता किसकी रचना है, तो ये देवकीनंदन खत्री की है। और इनकी अन्य रचनाएँ जो हैं भूतनाथ, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, ये इनकी और रचनाएँ अन्य रचनाएँ हैं।
और यहाँ पे जो अयोध्या सिंह दिया हुआ है, अयोध्या सिंह जो दिया है, इनकी जो रचना ये भी काफ़ी पूछी जाती है कि प्री प्रवास है, इसकी ये रचना किसकी है, तो ये अयोध्या सिंह की रचना है। साथ ही साथ इनकी अन्य रचनाएं जो हैं रस कलश, पारिजात, रुक्मणी, परिणय, ये सब जो हैं इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर में कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो है रसोई घर में जो है तत्पुरुष समास है, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल देखते हैं। ये जो अव्ययी भाव समास कौन सा होता है, द्वंद्व कौन सा होता है, बहुब्रीहि कौन, इन सभी के बारे में देखते हैं। तो जो हमें जो रसोई घर शब्द है का सामासिक विग्रह जो होता है रसोई के लिए घर ये होगा, तो रसोई घर शब्द में जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अन्य जो दिया हुआ है अव्ययी भाव समास, इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। आगे जो द्वंद्व समास दिया है, द्वंद्व समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। आगे जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आगे दिया हुआ बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास यदि किसी सामासिक पद में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। आई थिंक ये आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया होगा, जब इसके एग्जाम्पल आगे वीडियो में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि तत्पुरुष समास किसमें होता है और बहुब्रीहि समास कौन सा है, कौन सा अव्ययी भाव समास है, तो उससे आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बस इसमें इतना ही देख लेते हैं कि बाकी ये जो देख लेते हैं जो मूर्तिकार है, ये तत्पुरुष समास के बारे में और देख लेते हैं। बाकी जो और जो समास हैं उनकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इनके एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो देखते हैं ये आगे जो समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है और लिंग वचन का निधान अंतिम और द्वितीय पद के अनुसार होता है। जैसे मूर्तिकार, तो मूर्त को बनाने वाला जो होता है मूर्तिकार होता है। राजा मुक्त जो है जो सजा मुक्त जो होता है, सजा से मुक्त ये इसका हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं तत्पुरुष समास के जो है एग्जाम्पल हैं। और फ्रेंड अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो ये जो क्वेश्चन समझाने के टाइम पे हमें बहुत माइंड में चलता है कि क्या से मतलब कितना बता दिया जाए, तो थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट में कोई मतलब सेंटेंस को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, उसको आप लोग इग्नोर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो जो वाक्य जो दिया हुआ है ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन की मतलब एक प्रश्नवाचक वाक्य की जरूरत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये जो प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें जो है कहाँ जा रहे हैं एक प्रश्न की अनुभूति हो रही है, तो यहाँ पे जो आगे जो विराम चिन्ह लगेगा ये प्रश्नवाचक वाक्य का विराम चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ तो इसके बारे में और देखते हैं। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, दिया गया वाक्य प्रश्नवाचक का उदाहरण है, तो ये प्रश्नवाचक का उदाहरण है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी प्रश्न संबंधी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, तो यहाँ पे ऐसा बताया गया। बाकी जो अन्य चिन्ह थे इनके बारे में भी देख लेते हैं कि अन्य जो चिन्ह थे ये कौन कौन से या कब लगाए जाते हैं। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है तो ये जो है अल्प विराम का चिन्ह है। जो अल्प विराम है वाक्य में कहीं पर भी छोटे अंतराल देने के लिए आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हल्का सा विराम देना है तो वहाँ पे जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और ये जो दिया है उप विराम का ये चिन्ह है। साथ ही साथ ये जो चिन्ह दिया हुआ ये जो है पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह लड़का क्रिकेट खेलेगा, वाक्य में विशेषण कौन सा, तो विशेषण जो होता है ये वो कौन सा है इस वाक्य में, वो कि वह लड़का क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे जो विशेषण है वह विशेषण हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन है 4 करेक्ट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो लड़का यहाँ पे जो क्रिकेट है, क्रिकेट जो है ये संज्ञा हो जाएगा। बाकी जो खेलेगा ये क्रिया हो जाएगा, खेलना क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे विशेषण पूछा गया तो विशेषण जो है ये वह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। वह लड़का क्रिकेट खेलेगा, वाक्य में वह विशेषण है, वह विशेषण जो है ये एक सार्वनामिक विशेषण है। तो इसके बारे में जो यहाँ ये जो वह है ये एक सार्वनामिक विशेषण है। तो और देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है काला कुत्ता, तो इस वाक्य में जो काला है, काला जो है विशेषण है और कुत्ता जो है ये संज्ञा है। और यहाँ पे जो विशेषण के जो प्रकार होते हैं, विशेषण जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणाम बोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण जो होते हैं, ये 5 इसके प्रकार हैं विशेषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। तो पूर्वी हिंदी जो क्षेत्र है इसमें कौन सी बोली नहीं बोली जाती। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट, जो जयपुरी है, जयपुरी जो है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, क्योंकि जयपुरी जो है ये पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। बाकी जो अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके। और यहाँ पे जो बोली होता है, बोली जो होता है किसी सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की घरेलू बोलचाल जो होती है, बोलचाल की भाषा को जो है बोली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में और भी देखते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जो है जयपुरी बोली नहीं बोली जाती है, और ये मतलब यही तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सी बोली पूर्वी क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। तो जयपुरी जो है पूर्वी क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जयपुरी बोली नहीं बोली जाती है। जयपुरी जो है राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है। और यहाँ पे जो अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली बोली जो है ये पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियाँ हैं। तो ये जो है पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे देखते हैं अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं, इनके बारे में देखते हैं। जैसे जो शौरसैनी है, शौरसैनी जो है ये पश्चिमी हिंदी में जो ये शौरसैनी में जो है पश्चिमी हिंदी जो आती है, इसमें जो है ब्रज भाषा, खड़ी बोली और बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली ये बोली जाती है। और जो सैसनी में होती है जो ये गुजराती भी आती है। साथ ही साथ जो राजस्थानी में जो मेवाती, मारवाड़ी और मालवी, जयपुरी ये जो है सैसनी में आती हैं। अर्धमगधी में जो देखते हैं कौन कौन सी है। अर्धमगधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बोलियाँ आती हैं। और मगही जो है बिहार में बोली जाती है, बिहार की भाषा है। तो इसके अंतर्गत जो आती हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही ये जो आती है। साथ ही साथ बांग्ला और उड़िया और असमिया भी आती हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में देखते हैं। आगे जो यहाँ पे जो खस दिया हुआ, खस जो है पहाड़ी हिंदी की जो है इसको खस कहते हैं। और पैसाची जो है लहंदा या पंजाबी जो है ये पैसाची है। साथ ही जो प्रचंड जो है सिंधी जो है प्रचंड जो है सिंधी है। और यहाँ पे जो मराठी है ये मराठी जो है महाराष्ट्री में है। तो इसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक बार वीडियो को रोक करके ये सब कुछ पढ़ लीजिए कि किसमें कौन कौन सी भाषा आती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई। तो संचारी भावों की जो संख्या मानी गई है, रसों में जो संचारी भाव की संख्या जो मानी गई है ये 33 संख्या मानी गई। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो संचारी भावों की संख्या जो है 33 मानी गई है। साथ ही साथ संचारी भाव के भेद जो हैं भरत मुनि ने जो है 33 संचारी भाव बताए हैं। तो ये जो 33 संचारी भाव जो हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो रोक करके ये पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से संचारी भाव हैं। जैसे हर्ष, विषाद, लज्जा, ग्लानि, चिंता, ये सारे जो है ये संचारी भाव हैं। तो यहाँ पे जो संचारी भाव के बारे में और डिटेल दी हुई, तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें निर्देश दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य की संख्या 1 और 6 उचित क्रम पर हैं। तो ये जो फर्स्ट और 6 जो है ये उचित क्रम पर हैं। शेष जो 4 हैं या अलावा और वाक्य को व्यवस्थित कर एक सार्थक लेख बनाएं और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब ये जम्बल्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। जो पहला और छठा जो है ये तो सही लिखे हुए हैं, बाकी जो बीच में यार अलावा हैं ये जम्बल्ड करके लिखे हुए हैं। तो इनका जो करेक्ट जो सीक्वेंस है सीक्वेंस बताना है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है विवेकानंद के विचारों में धर्म और विज्ञान, फिर ये सब जम्बल्ड है। जैसे बेहतरी के लिए प्रगति की शक्तियाँ उपयोग करने और ज्ञान के रास्ते दोनों, दर्शन से निकलने और विज्ञान उपयोगिता, पृथ्वी पर जीवन, और छठा जो है ब्रह्मांड की वास्तविकता में से परिचित होने में। तो यहाँ पे जम्बल इसका करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट सीक्वेंस है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये जो ला, वा, या और रा जो है ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है विवेकानंद के विचारों में धर्म और विज्ञान दोनों दर्शन से निकलते हैं, विज्ञान की उपयोगिता, पृथ्वी पर जीवन, बेहतरी के लिए प्रकृति की शक्तियों का उपयोग करने और ज्ञान के रास्ते ब्रह्मांड की वास्तविकता से परिचित होने में है। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन का थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये वो करेक्ट वाक्य लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये करेक्ट वाक्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उच्चारण के स्थान के आधार पर धा व्यंजन किस प्रकार का है। तो उच्चारण के आधार पर जो है धा व्यंजन जो है किस प्रकार का है। तो ये दंत व्यंजन है, क्योंकि ये दंत व्यंजन है। जो धा जो है दंत व्यंजन है उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिए और चैनल पे बने रहिए। इस प्रकार की भी आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी। साथ ही साथ मेरे चैनल पे जो है ये जो KG में नर्सिंग ऑफिसर, साथ ही साथ जो यूपी PCS में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है, इन सभी के लिए वीडियो डाली जा रही हैं। जो आपका जो कोर सब्जेक्ट है नर्सिंग का, उसकी भी वीडियो भी डाली जा रही है। साथ ही साथ जो GS की भी वीडियो डाली जा रही हैं और जो करंट अफेयर है पार्ट है, और जो हिंदी का जो पार्ट जो यूपी PCS में आएगा। साथ ही साथ ये हिंदी का जो पार्ट है यूपी SSC जो पेड का एग्जाम है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सब लोग चैनल पे विजिट करके और वीडियो देख कर अपना रिवीजन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।